नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस आप मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। देश के नए आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने चार्ज संभालते ही पड़ोसी देश पाकिस्तान को दो टूका कि अगर वो अपनी सरजमीन से आतंकवाद को नहीं रोकता है तो भारत के पास एहतियातन आतंकी अड्डों पर हमला करने के सारे विकल्प खुले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सरकारी खर्च को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने के लिए अगले 5 साल में 102 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना पेश की। नए साल शुरू होने से पहले रेल यात्रियों को झटका लगा है। रेल मंत्रालय ने 1 जनवरी से रेल यात्री किराए में 4 पैसे प्रति किलोमीटर तक बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि जिन लोगों ने पहले से टिकट बुक कराए हुए हैं उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। और सरकार ने जम्मू और कश्मीर को नए साल का तोहफा देते हुए राज्य में आज आधी रात से मोबाइल पर एसएमएस सेवाएं चालू करने का ऐलान कर दिया है। पूरे जम्मू कश्मीर में सभी नेटवर्क और लैंडलाइन कनेक्शन को 5 अगस्त को सस्पेंड कर दिया गया था। न्यूजीलैंड में नए साल 2020 का आगाज हो गया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल 2020 का आगाज हो गया, जिसका लोगों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस मौके पर हार्बर ब्रिज पर शानदार आतिशबाजी की गई। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के दौरान एक कार में भयंकर आग लग गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। चेन्नई में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अलग अलग संगठनों के लोग हजारों की संख्या में जुटे और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कर्नाटक के बेंगलुरु में कर्नाटक रक्षा वेदिका ने बेलगाम मामले पर शिवसेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सीएम उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका। मुंबई के साकिनाका इलाके में कुछ युवक हाथों में तलवार लेकर नाचते गाते दिखाई दिए, जो किसी बर्थडे पार्टी में शामिल हुए थे। पुलिस खुलेआम तलवार लहराने के मामले की जांच कर रही है। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी बनाने के मुद्दे पर अमरावती में धरने पर बैठे ग्रामीणों से मिलने जा रहे अभिनेता और जनसेना के प्रमुख पवन कल्याण को पुलिस ने बीच रास्ते में रोक दिया। पुलिस ने पवन कल्याण को रोकने के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। तेलंगाना में रंजना सिरिसिल्ला जिले के वेमुलावाड़ा में मुख्यमंत्री केसीआर के काफिले के बीच अचानक कुछ लोग आ गए और विरोध करने लगे। इस वजह से सीएम के काफिले को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। मध्य प्रदेश के रीवा में मंत्री जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जगह की कमी के चलते कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। हंगामे से गुस्साए जीतू पटवारी ने कार्यकर्ता को पहले लात मारी और फिर घूंसे मारे और उसे बाहर कर दिया। इराक के हिजबुल्ला इलाके में अमेरिका की बमबारी के विरोध में सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और अमेरिकी झंडे को जलाया। इसके बाद जोरदार नारेबाजी करते हुए इन लोगों ने रैली निकाली। केरल के कोच्चि में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अनोखा अभियान चलाया गया और बेकार प्लास्टिक की बोतलों से अनोखी और विशालकाय बोतल तैयार कर दी, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। दिसंबर में सर्दी के कई रिकॉर्ड बनाने वाली दिल्ली में नए साल का आगाज भी चिल वाली सर्दी से हो रहा है।
मौसम विभाग की भविष्यवाणी में 31 दिसंबर की रात बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। हालांकि मंगलवार सुबह निकली धूप की वजह से राजधानी वालों को राहत जरूर मिली, लेकिन सर्द हवाओं की वजह से सफदरजंग समेत कई इलाकों में सुबह 6 बजे का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के नीचे रिकॉर्ड किया गया। यही नहीं, दिल्ली में ठंड ने 118 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर जारी है, पर आज के दिन जो कोहरा है वो कहीं ना कहीं कम है। मैं अभी एम्स के फ्लाईओवर पे खड़ा हूँ और अपने आसपास अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कोहरा काफी कम हो चुका है। ट्रैफिक अभी भी चल रहा है। जो मिनिमम तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। जो मैक्सिमम है आज के दिन 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास चलेगा। जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग ने हमें ये बताया है कि आज के दिन और कल उम्मीद की जा सकती है कि देर रात बारिश हो सकती है। कड़ाके की ठंड ने दिल्ली के इतिहास में दर्ज तापमानों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 100 सालों में ऐसा केवल 4 बार ही हुआ है, जब दिसंबर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। 1930 में तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया था। 1973 में ये न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री पर पहुंच गया था। 1996 में पारा 2.3 डिग्री दर्ज किया गया। 2013 दिसंबर में पारा 2.4 डिग्री पर पहुंच गया। 30 दिसंबर 2019 में ये पारा 2.4 डिग्री दर्ज किया गया। और इसके बाद यही दिसंबर है जो सबसे ज्यादा ठंडा रहा है। ऐसे पिछले 120 साल में सिर्फ 4 ही दिसंबर निकले जहाँ पे एवरेज टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस से कम रहा हो, यानी 19 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस का एवरेज टेम्परेचर सिर्फ 4 ही ऐसे दिसंबर थे जो पिछले 120 साल में रहा है, और उनमें से एक ये है। उम्मीद करते हैं कि जनवरी जो है कहीं न कहीं इससे ज्यादा ठीक ही जनवरी में हालत होगी। मौसम विभाग की माने तो नए साल का आगाज कोहरे के साथ बारिश से भी हो सकता है। तो सेकेंड कोल्डेस्ट ईयर आपका कोल्डेस्ट दिसंबर कह सकते हैं इस 119 सालों में होगा। और जो कोल्ड डे की सिचुएशन है वो आप 4 दिनों तक रियलाइज करेंगे। कल और परसों कह सकते हैं कि सीवियर कोल्ड डे की सिचुएशन बनी रहेगी। दिल्ली में इस बार सर्दी के सारे रिकॉर्ड टूटने तय हैं। सर्द मौसम की मुसीबत यहीं तक रुकने वाली नहीं है, क्योंकि 31 दिसंबर की रात यानी नए साल की शुरुआत बारिश के साथ हो सकती है, जिसके बाद पारे के और नीचे लुढ़कने के पूरे आसार हैं। 3 दिन से बहुत ज्यादा ठंड हो रखी है, हाथ भी कप रहे हैं और सवारी भी बहुत ही मुश्किल बैठती है। कह रहे हैं इसमें हवा लगती है, तो ठंड की वजह से काम में बहुत फर्क पड़ा है। बहुत ज्यादा ठंड। दिल्ली में सर्द हवाएं लोगों का इम्तिहान ले रही हैं। बस यूं समझ लीजिए कि जिस हाड़ कपाने वाली सर्दी से लोग घबरा रहे हैं, उसके नए साल के मौके पर भी जारी रहने के पूरे आसार हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ इलाज करवाने दिल्ली आए मरीजों और उनके तीमारदारों को हो रही है। लोग शेल्टर होम में रात गुजारने को मजबूर हो रहे हैं। दिल्ली में स्थायी और अस्थायी रूप में कहीं ना कहीं 180 रैन बसेरे हैं, और यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो यहाँ के आश्रय लेते हैं। जैसे कि आप मेरे आसपास देख सकते हैं, कई लोग हैं जो यहाँ के एम्स के पास वाले रैन बसेरे में यहाँ पे अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। वो रात को यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे उनको कंबल दिया जाता है, एक गद्दा दिया जाता है, पिलो दिया जाता है और पानी भी पिलाया जाता है। मतलब साफ है कि जिस हिसाब से दिल्ली में ठंड पड़ रही है, उससे आने वाले दिनों में फिलहाल राहत के आसार नजर नहीं आ रहे। आज मौसम साफ होने से दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 1200 मीटर रहने से थोड़ी राहत जरूर मिली है। बावजूद इसके सैकड़ों उड़ानों पर खराब मौसम का असर पड़ा है। सुबह कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी थी, तो वहीं उड़ानों और ट्रेनों पर भी इसका असर पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने से 450 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई, जबकि 40 उड़ानें रद्द हुई और 21 उड़ानों को दूसरी जगह डायवर्ट कर दिया गया। स्पाइस जेट, विस्तारा और इंडिगो की उड़ानें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। विमान कंपनियों ने मुसाफिरों को लगातार फ्लाइट का स्टेटस चेक करते रहने की भी सलाह दी। कोहरे की मार की वजह से दिल्ली से जुड़ी 30 से ज्यादा ट्रेनें लेट हो गई, जिससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गईं। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कच्ची कॉलोनियों को लेकर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। दोनों पार्टियों के लिए इस बार कच्ची कॉलोनियां यानी अनाधिकृत कॉलोनियां सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है, क्योंकि इसका वास्ता करीब 40 लाख मतदाताओं से है। और इसीलिए बीजेपी ने पीएम मोदी की तस्वीर के साथ दिल्ली भर में पोस्टर लगा दिए, जिसमें दावा किया गया है कि कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को मालिकाना हक मिल गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने छूटते ही इसके खिलाफ पोस्टर लगा दिए। बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स पर लिखा गया कि डीडीए के मुताबिक कच्ची कॉलोनियां पक्की नहीं की जा रही और बीजेपी सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है। इस बात को समझाते हुए सीएम केजरीवाल ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें लिखा कि डीडीए की वेबसाइट के मुताबिक कच्ची कॉलोनियों का रेगुलराइजेशन नहीं हो रहा, तो बीजेपी लोगों को गुमराह क्यों कर रही है। एक भी आदमी को रजिस्ट्री मिली
तो ना तो मालिकाना हक दे रहे और ना पक्की कर रहे कॉलोनी, तो कर क्या रहे? तो लोगों को ऐसे बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ धोखा करना सही बात नहीं है। लेकिन बीजेपी ने दलील दी कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जांच पड़ताल के बाद कच्ची कॉलोनियों में लोगों को मालिकाना हक मिल जाएगा। तो हम उस घर पे अभी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, हमारे रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन हो जाएगा और इस दौरान पूरी डीडीए की टीम लगी हुई है, ऐड निकल रहे हैं, डोर टू डोर हमारे साथी पहुंच रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नाम से नई अधिकृत कॉलोनी का बोर्ड बन गया। पढ़ लो भैया, ये कह रहा है धोखा है और आपको अपना रजिस्ट्री कराने का मौका है। देखेंगे एक पेड़ पे अरविंद केजरीवाल लटके हुए हैं उल्टा, एक पेड़ पे मनीष सिसोदिया लटके हुए हैं, एक पे बेचारे को गोपाल राय को लटका देंगे, कहीं संजय सिंह लटके होंगे और पता चला कि लटक लटक के जान दे देंगे। उसी में कोई डाढ़ टूट गई तो और भी होगा। मैं पुलिस से बोलता हूं इन लोगों को जरा सा धर पकड़ के रखे, ये लोग बौखलाहट में कहीं कुछ अपने को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम न करें। हालांकि कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की राय है कि न तो आम आदमी पार्टी ने अपने वादे पूरे किए और न बीजेपी ने। जहां एक तरफ बीजेपी ने इस तरह के पोस्टर निकाले तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी तमाम तरह से पोस्टर निकालकर ये बताया कि अनाधिकृत कॉलोनी यानी कच्ची कॉलोनी में जो विकास काम हुए हैं वो हमने किए हैं, किसी और ने नहीं। दिल्ली में 1731 कच्ची कॉलोनियों का क्या होगा, इसे लेकर वहां के लोग असमंजस में हैं। लेकिन ये मुद्दा दिल्ली चुनाव में सबसे अहम साबित होने वाला है। नए साल में कुछ नए नियम लागू होने वाले हैं। 1 जनवरी 2020 से कुछ ऐसे नियम लागू होने वाले हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा बदलाव पीएफ को लेकर माना जा रहा है, जहां 10 कर्मचारी वाली कंपनियां भी पीएफ के दायरे में होंगी। एसबीआई ने रेपो रेट से जुड़ी कर्ज की दरों में 0.25% की कटौती की है, जिससे 30 लाख तक के होम लोन पर 468 रुपए का फायदा होगा। एनईएफटी अब 7 दिन और 24 घंटे संभव हो सकेगा। यही नहीं, इसके लिए अब कोई चार्ज भी आपको नहीं देना होगा। 1 जनवरी से बिना चिप वाले डेबिट कार्ड नहीं चलेंगे, यानी नए साल में पुराने चिप वाले डेबिट कार्ड से कैश अब आप नहीं निकाल पाएंगे। एसबीआई खाता धारक अगर एसबीआई के एटीएम से रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच 10,000 से ज्यादा कैश निकालते हैं तो उन्हें अपने मोबाइल फोन पर मिला ओटीपी देना होगा। 1 जनवरी से चालू होने वाली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 5 साल से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि ये नियम पुराने खातों पर लागू नहीं होगा। सोने और चांदी के जेवरों पर अब हॉलमार्क अनिवार्य होगा। वैसे तो साल 2000 से हॉलमार्किंग का नियम था, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं किया गया था। पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड के लिए 31 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई थी इसको लिंक करने के लिए, लेकिन अब इसकी मियाद को मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया है। 15 जनवरी के बाद से गाड़ियों पर फास्टैग जरूरी होगा, नहीं तो बिना फास्टैग वाली गाड़ियों को 2 गुना टोल प्लाजा पर चुकाना होगा। देश के नए सेनाध्यक्ष ने पद संभाल लिया। मंगलवार को जनरल बिपिन रावत के रिटायर होने के बाद मनोज मुकुंद नरवणे ने देश के 28वें सेनाध्यक्ष का पदभार संभाला। लखनऊ में सीएए, एनआरसी और एनआरपी के विरोध में एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसले लिए हैं लोकतंत्र में, उसका विरोध पूरे देश और दुनिया में हो रहा है। जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, आप नागरिकता किस आधार पर देना चाहते हैं? आप धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मुसलमान को नागरिकता न मिले और कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ जवानों ने एक घायल चीतल के बच्चे की जान बचाई, जिसके बाद उसे वन विभाग के हवाले कर दिया गया। हैदराबाद के उप्पल में स्कूली वाहन को तेज रफ्तार लॉरी ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 स्कूली बच्चों की मौत हो गई, जबकि 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के मेरठ में बिजली विभाग के विद्युत भंडार केंद्र में भीषण आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। राजस्थान के जैसलमेर में कोहरे की वजह से 2 बस और स्कॉर्पियो में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई।
योग गुरु स्वामी रामदेव ने सर्दी से बचने में योग और प्राणायाम के योगदान को अहम बताया और उससे बचने के गुर भी बताए। सर्दी से बचने का सबसे अच्छा उपाय है, जिनमें सामर्थ्य हो दौड़ लगाए। जैसे मैं दौड़ लगाता हूँ तो सर्दी में भी दिसंबर जनवरी में भी पसीना आ जाता है, दौड़ता हूँ मैं। फिर सूर्य नमस्कार करता हूँ, धन बैठक लगाता हूँ। तो सर्दी से बचने के लिए एक्सरसाइज। अमेरिकी रक्षा विभाग ने इराक और सीरिया पर जवाबी हमले में की गई कार्रवाई का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में बम वर्षक विमान से बम को गिराते हुए दिखाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के झाड़ियों में लगी भयंकर आग को बुझाने के दौरान 2 दमकल कर्मियों की मौत हो गई। सियासी बयानबाजियों से आमतौर पर दूर रहने वाले मशहूर गीतकार और शायर गुलजार ने जब नागरिकता कानून और एनआरसी पर तंज कसा तो इसका सियासत पर गहरा असर हुआ। गुलजार का असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है और उनका परिवार बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आया था। मुंबई के कार्यक्रम में उन्होंने अपने अंदाज में सरकार के फैसले पर हमला बोला और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने न तो सरकार का जिक्र किया और न ही कानून का, लेकिन अपनी बात कह गए। दिल्ली से हराने वाले से डर लगता है, वैसे पता नहीं क्या कानून लेकर चला है क्या। गुलजार अपने करीबी दोस्त पत्रकार यशवंत व्यास का जिक्र कर रहे थे, जिनका वास्ता दिल्ली से है, लेकिन उनका जिक्र करते हुए उन्होंने ऐसा तंज कसा कि मुद्दा सियासी हो गया। दोस्तों, मित्रों कहते होते हो गया। एक्टिविज्म गुलजार का स्वभाव नहीं माना जाता, लेकिन चीफ गेस्ट के तौर पर कार्यक्रम में बुलाए गए गुलजार ने अपनी बात खत्म करते हुए मौजूदा हालात पर अपनी चिंता दर्ज करा दी। आज भी इन हालात में भी अगर एक्टिविज्म गुलजार का स्वभाव नहीं माना जाता, लेकिन चीफ गेस्ट के तौर पर कार्यक्रम में बुलाए गए गुलजार ने अपनी बात खत्म करते हुए मौजूदा हालात पर अपनी चिंता दर्ज करा दी। आज भी इन हालात में भी अगर कोई आवाज शुद्ध है, साफ बोलती है और सच कहती है तो सिर्फ फाइटर की जबान है। गुलजार से पहले भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई नामचीन नागरिकता कानून और एनआरसी पर विरोध जता चुके हैं। हाल में कुछ घटनाएं हुई थी, कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थे, ये मैं भी मानते हैं। लेकिन 2-4 दिन जो ऐसे घटनाएं हुई उसको लेकर के पूरे दिल्ली को असुरक्षित ठहराना, यह कहीं न कहीं ये थोड़ा अतिशयोक्ति है। और हम दिल्ली में 3 दशक से रहते हैं। हालांकि गुलजार के बयान के विरोध में तल्ख प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं और सोशल मीडिया पर भी मामला गर्म रहा। जेडीयू के नेता प्रशांत किशोर के बीजेपी पर हमले थम नहीं रहे और अब तो इस बात पर चर्चा होने लगी है कि विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर नीतीश कुमार का प्लान क्या है। प्रशांत किशोर ने एक दिन पहले ताल ठोक कर कहा था कि बिहार में जेडीयू की सरकार है जिसमें बीजेपी शामिल है, और एक दिन बाद सीधे सुशील मोदी पर तंज कसा कि वो सिर्फ हालात की वजह से डिप्टी सीएम बन गए। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि प्रशांत किशोर की तरह बीजेपी के सुशील मोदी भी नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, लेकिन सुशील मोदी पर पलटवार करते हुए प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया कि 2015 में हार के बाद भी परिस्थितिवश डिप्टी सीएम बनने वाले सुशील मोदी से राजनीतिक मर्यादा और विचारधारा पर व्याख्यान सुनना सुखद अनुभव है। बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व और जेडीयू की सबसे बड़े दल की भूमिका बिहार की जनता ने तय की है, किसी दूसरी पार्टी के नेता या शीर्ष नेतृत्व ने नहीं। असल में प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच जबानी जंग तब शुरू हुई जब प्रशांत किशोर ने जेडीयू को बिहार में बड़ी पार्टी बताते हुए उसके लिए ज्यादा सीटों का दावा किया। इसके जवाब में सुशील मोदी ने तंज कसा कि जो लोग किसी विचारधारा के तहत नहीं बल्कि चुनावी डेटा जुटाने और नारे गढ़ने वाली कंपनी चलाते हुए राजनीति में आ गए, वो गठबंधन धर्म के विरुद्ध बयानबाजी कर विरोधी गठबंधन को फायदा पहुंचाने में लगे हैं। एक लाभकारी धंधे में लगा व्यक्ति पहले अपनी सेवाओं के लिए बाजार तैयार करने में लगता है, देश हित की चिंता बाद में करता है। तो इसके जवाब में प्रशांत किशोर ने याद दिला दिया कि 2015 में बीजेपी की बिहार में हार हुई थी, और दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार और लालू यादव के जिस गठबंधन ने बीजेपी को शिकस्त दी थी उसके रणनीतिकार भी प्रशांत किशोर थे, और उन्होंने ही बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है वाला नारा गढ़ा था। ये कोई सड़क पर चलने वाला आदमी, कोई प्राइमरी मेंबर बन के और कहीं कोई व्यवसाय करने वाले आदमी, हर स्टेट में अलग अलग व्यवसाय खड़ा करने वाले आदमी, पहले बाजार बनाना और फिर उसके बाद व्यवसाय करना, ऐसे लोगों पर नोटिस भारतीय जनता पार्टी नहीं देती।
चुनावी रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर सबसे पहले बीजेपी के साथ ही जुड़े थे, लेकिन जब से बीजेपी का साथ छूटा वो लगातार विपक्षी पार्टियों के साथ खड़े रहे हैं। लेकिन बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू में होते हुए उनका बीजेपी पर हमला बिहार में नई सियासी तस्वीर की ओर भी इशारा कर रहा है। सब ठीक है। प्रशांत किशोर की आपत्ति के बाद नीतीश कुमार ने भी एनआरसी पर बीजेपी विरोधी रुख अख्तियार कर लिया। इसीलिए प्रशांत किशोर के बीजेपी विरोधी बयानों का गहरा मतलब निकाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए दी जाने वाली जमीन के लिए कुछ जगहों की पहचान की है। ये जमीनें अयोध्या के पंचकोसी परिक्रमा के बाहर हैं। योगी सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए दी जाने वाली 5 जमीनों की पहचान करी। सूत्रों के मुताबिक ये जमीनें अयोध्या फैजाबाद हाईवे, अयोध्या बस्ती रोड, अयोध्या सुल्तानपुर रोड, अयोध्या गोरखपुर रोड और एक अन्य जगह पर है। प्रशासन की तरफ से मस्जिद के लिए पहचान की गई ये 5 जमीनें पंचकोसी परिक्रमा के दायरे से बाहर हैं। पंचकोसी परिक्रमा 15 किलोमीटर का वो इलाका है जिसे अयोध्या का पवित्र क्षेत्र माना जाता है। मस्जिद की जमीन को पंचकोसी परिक्रमा के बाहर इसलिए रखा गया है कि कभी हिंदुओं या मुस्लिमों का कोई त्योहार अगर एक साथ हुआ तो उन हालात में कोई दिक्कत पैदा ना हो। यूपी सरकार ने जमीनों के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा है। एक बार राम मंदिर ट्रस्ट बनने के बाद योगी सरकार ये जमीन मुस्लिम पक्ष को सौंपेगी। वहीं जमीन को लेकर मुस्लिम पक्षकार बंटे हुए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 5 एकड़ जमीन नहीं लेने का फैसला किया है, जबकि इस विवाद से जुड़े मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी जमीन लेने के पक्ष में हैं। 9 नवंबर को आए ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का फैसला सुनाया था। केदारनाथ में बर्फबारी में फंसे सैलानी को बचा लिया गया। उत्तराखंड के केदारनाथ में भारी बर्फबारी में फंसे और घायल एक जर्मन सैलानी का एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। हालांकि घायल सैलानी को निकालने के लिए टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आंध्र प्रदेश में अमरावती सहित 3 राजधानी बनाने के फैसले के विरोध में ग्रामीणों ने विशाल धरना दिया, जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश में नागरिकता कानून के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन में पीएफआई के शामिल होने की बात सामने आने के बाद प्रदेश सरकार संगठन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में जुट गई है। उसका प्रस्ताव चल रहा है और निश्चित तौर से ऐसे संगठनों को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। उसे प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है, प्रतिबंधित किया जाएगा। राजस्थान में रामगंज मंडी से बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने बयान देते हुए कहा कि जो लोग नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं वो देश के दुश्मन हैं, चाहे वो कितने भी बड़े नेता क्यों ना हो। जो नागरिकता संशोधन बिल के लिए देश को जला रहे हैं, पुलिस के अटैक कर रहे हैं और जो उनका सहयोग कर रहे हैं, वो सब देश के दुश्मन हैं। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों पर लगाम लगाने के लिए डीएम ने एक शिकायत पेटी लगाई है, जिसे ब्लैक बॉक्स का नाम दिया गया है। इस शिकायत पेटी में कोई भी अपना शिकायती पत्र डाल सकता है। सही शिकायतें, विश्वसनीय शिकायतों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। हमने कलेक्ट्रेट में एक शिकायत पेटिका, जिसे ब्लैक बॉक्स का नाम दिया गया है, लगाई है। और आप कान खोल के में अभी वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कहां मंत्री नहीं बनाए जाने पर हंगामा हो गया। और साथ ही दिखाएंगे नए साल का सर्दी से स्वागत। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल 2020 का आगाज हो गया, जिसके स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई। इस खास मौके पर लोग जबरदस्त उत्साह में दिखे और नए साल के काउंटडाउन पर लोग खुशी से झूम उठे। जैसे ही नए साल का आगाज हुआ, शानदार आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया, जो बेहद दिलकश था। और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल का शानदार जश्न मनाया गया। यहां भी नए साल के आगाज पर मनमोहक आतिशबाजी की गई। यहां की आतिशबाजी भी एक से बढ़कर एक थी, जिससे नजरें हटाना मुश्किल था। आसमान रोशनी से रंग गया था।
शीतलहर का कहर झेल रहा पूरा उत्तर भारत इन दिनों कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, राजस्थान में पारा शून्य के नीचे पहुंचने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में नए साल का स्वागत कड़ाके की सर्दी से होने जा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी इस बात को पुख्ता कर दिया है कि 31 दिसंबर की रात पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ बारिश होने की संभावना है। जाहिर है, अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को कपकपाने वाली सर्दी से दो चार होना पड़ेगा। बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर घाटी में दिख रहा है। लगातार बर्फबारी से जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर सफेद हो गई है। घरों के ऊपर बर्फ की चादर है, बाहर पहाड़ पर बर्फ है। जमती जिंदगी में रोजमर्रा की चीजें कम पड़ने लगी हैं। डल झील के ऊपर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, जिससे यहाँ घूमने आए सैलानियों को थोड़ी मायूसी जरूर हो रही है। राजौरी समेत जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में लगातार बर्फबारी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार बर्फबारी से जहां इलाके के लोग बेहाल हो गए हैं, वहीं बर्फबारी ने सैलानियों की मस्ती को दोगुना कर दिया है। भारी बर्फबारी से राजौरी और श्रीनगर को जोड़ने वाले रास्तों पर चलने वाली गाड़ियों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। कुदरत की सफेद मार से हिमाचल भी बेहाल है। लाहौल स्पीति में पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। यहाँ तापमान -4 डिग्री से नीचे चला गया है। बर्फीली हवाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बर्फबारी और बर्फीली हवाएं यहाँ के लोगों को डरा रही हैं। लगातार बर्फबारी के चलते हिमाचल के कुल्लू में भी ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सोमवार रात यहाँ जमकर बर्फबारी हुई, जिसके बाद पारा -1 से भी नीचे जा पहुंचा। ठंड की मार से उत्तराखंड भी बेहाल हो चुका है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने हल्द्वानी में पिछले 4 दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मंगलवार को यहाँ का न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल यहाँ लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। एक तरफ पहाड़ों पर हो रही बारिशों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो मंगलवार को यहाँ का न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल यहाँ लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। एक तरफ पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, वहीं इन राज्यों से चलने वाली बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ा दी है। माइनस में पहुंचे तापमान के बीच वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ सीमा की सुरक्षा में डटे दिखाई दिए। क्या महिला, क्या पुरुष जवान, इनके जोश के आगे ठिठुरन पैदा करने वाली सर्दी भी बौनी नजर आ रही है। गर्मी हो या सर्दी या बरसात का मौसम हो, मौसम कंडीशंस हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। हमारा ट्रूप्स 24/7 हावर्स बॉर्डर पे अलर्ट रहता है, अपना डोमिनेशन बनाए रखता है। उधर चंडीगढ़ में सर्दी का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण शहर में शीतलहर जोरों पर है। यहाँ पारा 2.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। चंडीगढ़ में ठंड के साथ कोहरे का अटैक लोगों को परेशान कर रहा है। वहीं पंजाब के लुधियाना में ठंड ने पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1970 के बाद पहली बार मंगलवार को लुधियाना ठंड से बुरी तरह से कांप गया। यहाँ अधिकतम तापमान 8.6 और न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ठंड से लोगों का बुरा हाल है। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए प्रशासन ने 1 जनवरी को 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि साल 2019 का आखिरी हफ्ता ठिठुरन, सिहरन और कपकपी लेकर आएगा, लेकिन साल अब जा रहा है और नए साल का इंतजार है। लेकिन नए साल में भी ये ठिठुरन और कपकपी जारी रहेगी, क्योंकि नए साल के पहले हफ्ते में भी मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश हो सकती है। फिलहाल ठंड के तेवर देखकर तो यही लग रहा है जैसे नए साल में ठंड और प्रचंड होने वाली है। नए साल के आगाज से पहले देश के लिए एक हरी भरी खुशखबरी सामने आई। सरकार के मुताबिक देश में जंगल का विस्तार हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 4 साल में 13,000 वर्ग किलोमीटर जंगल बढ़े हैं। भारत में वनों की स्थिति पर जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में ये बात सामने आई। इसे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जारी किया है। भारत में 2017 की तुलना में 5,199 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में इजाफा हुआ है। फॉरेस्ट कवर जहां 3,976 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, तो वहीं ट्री कवर 1,212 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में भी वन क्षेत्र का विस्तार हुआ है। दिल्ली में 2017 में वन क्षेत्र 305 वर्ग किलोमीटर था, जो बढ़कर अब 324 वर्ग किलोमीटर हो गया है। साथ ही समुद्री क्षेत्र के आसपास के वन क्षेत्र में भी पिछले 2 सालों के दौरान इजाफा हुआ है। वन क्षेत्र में बढ़ोतरी वाले राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा शामिल हैं। यूपी में भगवा पर शुरू हुई जुबानी जंग आगे बढ़ी तो कांग्रेस के कैरेक्टर तक चली आई और बात प्रियंका गांधी के दादा तक चली गई। एक दिन पहले प्रियंका गांधी ने भगवा पहनने वाले सीएम योगी को हिंदू धर्म धारण करने की नसीहत दी थी।
अगले दिन तिलमिलाई बीजेपी ने दमखम से मोर्चा खोल दिया और इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रियंका गांधी के खानदान का परिचय देकर की। प्रियंका गांधी नहीं है, ये एक नाम उनको दिया गया था, लेकिन उस नाम का आज मुझे लग रहा है कि इस नाम को अपने उनसे हटा लेना चाहिए। महात्मा गांधी की सोच और इनकी सोच बहुत बड़ा अंतर है। अब इनको सीधे फिरोज प्रियंका लिखना चाहिए। प्रियंका गांधी को हिंदू धर्म का क्या पता, जिसको अपने दादा के धर्म का नहीं पता, उसके नाम का नहीं पता, कभी इन्होंने उसका जन्मदिन नहीं मनाया। जिस भगवा को कांग्रेस ने आतंकवाद का दर्जा दिया, जिस भगवा को कई बार गालियां सुनना पड़ा कांग्रेस की ओर से। इससे पहले प्रियंका गांधी ने नागरिकता कानून के खिलाफ हुई हिंसा के दौरान हुई गिरफ्तारियों पर सवाल उठाते हुए सीएम योगी पर निशाना साधा था। हाँ तो ठीक है, लगा दिया तो लगा दिया, लगाने दीजिए, क्या बात है, कौन सी बड़ी बात है, ये दे देंगे फाइन जो भी है। मेरी सुरक्षा का सवाल एक बड़ा सवाल नहीं है, मेरी सुरक्षा का सवाल एक बहुत छोटा सवाल है जिस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आज हम प्रदेश की सुरक्षा का सवाल उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी को शायद अपने भगवा वाले हमले पर घमासान का अंदाजा था, इसीलिए अपने विरोधियों की ओर एक मंत्र उछाल दिया। अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने दुर्गा सप्तशती का सबसे शक्तिशाली माने जाने वाला मंत्र लिखा और इस तरह का सबूत भी दे दिया कि उन्हें हिंदू धर्म और मान्यताओं की जानकारी है। भगवा को लेकर शुरू हुई बयानबाजी में अखिलेश यादव भी शामिल हो गए। कहा कि देश का रंग तिरंगा है। केवल रंग बदलने के लिए, भगवा करने के लिए, पता नहीं क्या है भगवा में। और पीताम्बर रंग नहीं बोलोगे क्या? भारतीय जनता पार्टी से पूछिएगा तो हम तो पीताम्बर को भी मानते हैं। पीताम्बर रंग, नया भगवा रंग, लेकिन देश का रंग तिरंगा ही रहेगा, भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले। बिहार के पटना में बैंक में लूटपाट से हंगामा हो गया। बिहार में पटना के कोतवाली थाना इलाके में एक बैंक से एक बदमाश ने बिना किसी हथियार के कैशियर को डराकर 9 लाख रुपए लूटे और फरार हो गया। इस घटना से पटना में हड़कंप मच गया। एक अपराध कर्मी बिना किसी हथियार के बैंक के अंदर घुसा है, कोई गार्ड बैंक में नहीं है, कोई रोक नहीं है। कैशियर का कैश टेबल पे जो पैसा पड़ा हुआ था उसको भ्रम में डालते हुए भय दिखा करके बिना किसी हथियार के उसमें से कुछ पैसा जो है कैशियर की टेबल पे ही बचा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग से बागडोगरा गांव का एक शख्स घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में विशालकाय अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। करीब 10 फीट लंबे अजगर को वन विभाग ने पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में मोदी और शाह पर टिप्पणी करने वाले तमिल विद्वान नेल्लई कानन के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध जाहिर करते हुए नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने सीएए और एनआरसी को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस देश के लोगों को डराने का काम कर रही है। हमारे भाई बहन इस धरती पर आकर उन्होंने जन्म लिया है, उनमें से किसी को डरने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन कांग्रेस डरा रही है, भ्रम फैला रही है, गुमराह करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद अजीत पवार के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बारामती में पोस्टर लगाए, जिसमें उनकी जमकर तारीफ की गई। कोटा में पाकिस्तान के सिंध से साल 2000 से आकर रह रहे 8 लोगों को भारतीय नागरिकता मिल गई। कलेक्टर ओम कसेरा ने सभी को भारतीय नागरिकता का सर्टिफिकेट सौंपा तो सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। ये बड़ी खुशी है, हमें नागरिकता मिल गई है और हमें पहले भी नागरिकता थी, पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सबका सहयोग मिला, सबका आशीर्वाद मिला। भारत माता की जय। मध्य प्रदेश के रायसेन में कड़ाके की ठंड के बीच मंदिर में पुजारी और श्रद्धालुओं ने भगवान को गर्म कपड़े पहना दिए।
कर्नाटक के कलबुर्गी में बुजुर्गों ने खास अभियान चलाकर कूड़ा फेंकने की जगह को एक शानदार पार्क में तब्दील कर दिया। अब इस पार्क में घूमने के लिए लोग पहुंचने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक शख्स ने नए साल पर अपनी पत्नी को गिफ्ट देने के लिए प्याज का एक बुके तैयार करवाया। प्याज के इस बुके की कीमत 700 रुपए है, जिसमें 2 किलो से ज्यादा प्याज का इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट स्टेशन करने का फैसला किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए साल का तोहफा देते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को 102 लाख करोड़ की सौगात दी है, जिससे जीडीपी को रफ्तार मिलेगी और 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि इस साल घुसपैठ की घटनाओं में कमी आई है। डीजीपी के मुताबिक साल 2019 में लगभग 130 आतंकी घुसपैठ की घटनाएं हुई हैं, जबकि साल 2018 में यह आंकड़ा 143 था। मंगलवार को शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 304 अंक गिरकर 41,253 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 87 अंक गिरकर 12,168 पर बंद हुआ। नए साल की शुरुआत के साथ ही देश को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस मिल जाएगा। जनरल बिपिन रावत 1 जनवरी को सीडीएस का पद संभालेंगे। आज बतौर आर्मी चीफ उनका आखिरी दिन था, इसीलिए वो आर्मी चीफ के पद से रिटायर होने से पहले वॉर मेमोरियल पहुंचे। जनरल रावत ने अमर जवान ज्योति पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद रक्षा मंत्रालय के सामने उनका विदाई समारोह किया गया। बतौर आर्मी चीफ जनरल रावत का यह आखिरी दिन था, लेकिन नए साल के पहले दिन से उनकी जिम्मेदारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की होगी। जनरल रावत देश के पहले सीडीएस बनाए गए हैं, लेकिन आर्मी चीफ के तौर पर जब जनरल रावत मीडिया से मिले तो सेना के हर एक जवान के योगदान की अहमियत बताई। सहयोग मिलता है उसके जवानों द्वारा, ओहदेदार चाहे वो जिस रैंक पर तैनात हो, उन सभी के सहयोग के द्वारा जिस टीम वर्क से भारतीय सेना काम करती है, तभी हमें सफलता मिलती है। मीडिया से बातचीत में बिपिन रावत ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए जाएंगे। एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने उन्हें इस बारे में बताया। इसके बाद रिटायर हो रहे आर्मी चीफ ने अपना पद और कुर्सी नए आर्मी चीफ को दी, उनसे हाथ मिलाकर उनको शुभकामनाएं दी। जनरल रावत की सीडीएस पद पर नियुक्ति 31 दिसंबर से ही प्रभावी हो गई। हालांकि वो कल यानी बुधवार को अपना पद संभालेंगे। बतौर सीडीएस उनकी जिम्मेदारी तीनों सेनाओं के कामकाज में बेहतर तालमेल बनाना होगा। करगिल युद्ध के समय इसकी कमी महसूस की गई थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं से जुड़े सभी मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के तौर पर काम करेगा। इसके अलावा सीडीएस के तौर पर जनरल रावत तीनों सैन्य सेवाओं के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख भी करेंगे और तीनों सेनाओं से जुड़ी एजेंसियों, संगठनों और साइबर और स्पेस से जुड़े कार्यों की कमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हाथों में ही होगी। सरकार द्वारा नियमों में संशोधन करके रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष करने के बाद जनरल रावत 3 साल के लिए सीडीएस के तौर पर काम कर सकेंगे। वास्तव में इससे देश की डिफेंस सर्विसेज है, उनकी कॉम्बैट एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगी। आज किसी प्रकार की कोई जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन नहीं है। चाइना के खिलाफ आर्मी के 4 कमांड है और एयरफोर्स के 3 कमांड है, जबकि चाइना का एक इंटीग्रेटेड कमांड है कि जो हमारा स्केर्स बजट है, बजट का टोटल 1.5% जीडीपी है। इसका देश की आर्म फोर्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो हम इस सीडीएस कार्यक्रम में ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो सकेगा, क्योंकि एक बड़ी आपकी साइनर्जी आएगी इन टर्म्स ऑफ जॉइंट ट्रेनिंग, जॉइंट ट्रांसपोर्टेशन, जॉइंट कम्युनिकेशन, जॉइंट लॉजिस्टिक्स, जॉइंट प्रोक्योरमेंट। मुंबई के बाद अब दिल्ली एनसीआर के 5 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर्स के लिए सरकार ने एक बड़ी पहल की है। दिल्ली में मोबाइल फोन चोरी होने या गुम होने पर सरकार उसकी तलाश में मदद करेगी। इसके लिए टेलीकॉम विभाग ने CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। CEIR के जरिए चोरी हुए या गुम हुए मोबाइल फोन को हर नेटवर्क पर ब्लॉक किया जा सकता है। इसके जरिए खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रेस भी किया जा सकता है। इसके लिए यूजर को पहले मोबाइल फोन चोरी या गुम होने की FIR दर्ज करानी होगी।
फिर हेल्पलाइन नंबर 14422 पर कॉल कर दूरसंचार विभाग को सूचित करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद मोबाइल फोन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ब्लैकलिस्ट होने के बाद कोई भी दूसरा शख्स इस फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सभी फोन में पहचान के लिए IMEI यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर होता है। अपराधी किस्म के लोग इसी नंबर को रीप्रोग्राम कर उसका क्लोन बना लेते हैं, जिस वजह से एक ही नंबर पर कई मोबाइल फोन चालू रहते हैं। लेकिन अब इस नए सॉफ्टवेयर की मदद से किसी भी शख्स के फोन को बंद किया जा सकता है, भले ही उसमें क्लोन किया हुआ IMEI नंबर क्यों ना हो। और लौट रहे हैं फौरन वापस, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सेना प्रमुख का पद संभालते ही जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पाकिस्तान पर करारा हमला किया। See, terrorism is a worldwide problem. India has been at the receiving end of terrorism for a long time. It is only now that the entire world and many countries who have now been affected by terrorism are coming to realize what a threat it is. As far as the neighbors are concerned, they're trying to use terrorism as a tool of state policy, as a way of carrying out a proxy war against us while maintaining deniability. However, this state cannot last long. As they say, you cannot fool all the people all the time. So they may try this, but they will not succeed. Well, post the abrogation of Article 370, there has been a definite improvement in the situation on the ground. The incidents of violence, whether by the local population or the incidents of terrorist initiated incidents, both have seen a marked decline. And this augurs very well for the population of J&K. और अब चलते चलते आज का गीत। नया साल शुरू हो रहा है। 1 जनवरी को अभिनेत्री विद्या बालन का जन्मदिन है। महिला प्रधान फिल्मों से अपनी अलग पहचान बनाने वाली विद्या की साल 2005 में आई पहली फिल्म परिणीता के इस खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं।